हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है स्पेशली अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? तो अवतल दर्पण आज का हमारा टॉपिक है और ये अवतल दर्पण का से रिलेटेड क्लास होने वाला है। चाहे पहला क्या है हमारा अवतल दर्पण, किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं अपना लोग? तो आज अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण, चलिए तो अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अवतल दर्पण का पहले डिफिनेशन देखते हैं, यानी कि इसका परिभाषा देखते हैं। अवतल दर्पण का परिभाषा क्या होता है? तो अवतल दर्पण का परिभाषा होता है किसी गोलीय दर्पण की बाहरी सतह को रजतित करने से अवतल दर्पण बनता है। क्या होता है? कोई गोलीय दर्पण है, उसके बाहरी सतह को रजतित करने से अवतल दर्पण बनता है, ठीक। या नहीं तो या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का फिगर कैसे होता है? ऐसे होता है, इधर से रजतित क्या हुआ रहता है ना, इधर से रजतित क्या हुआ रहता है, और ये इसका क्या हो गया? तो ये इसका परावर्तक सतह हो गया। ये क्या हो गया? परावर्तक सतह इसका हो गया। तो या इसका दो गो डिफिनेशन देखिए, पहले समझिए अवतल दर्पण किसको कहते हैं, उसके बाद डिफिनेशन आपको खुद आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए किसको कहते हैं, देखिए आपको बता दें। गोलीय दर्पण का इन भाग है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का कितना भाग है? दर्पण का कितना भाग होता है? दर्पण का दो भाग होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, एक अवतल एक उत्तल। तो गोलीय दर्पण के बारे में तो अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। अवतल दर्पण जो है किस दर्पण का भाग है? तो अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग है ना। अवतल दर्पण किस दर्पण का भाग है? तो गोलीय दर्पण का। तो देखिए ये हो गया गोलीय दर्पण, हो गया ना, ये हो गया गोलीय दर्पण, ठीक। और इस गोलीय दर्पण को जब हम बाहर से कलर कर देंगे, यानी कि बाहर से पेंट कर देंगे, ठीक, पेंट कर देते हैं इसको बाहर से हम। गोलीय दर्पण है, इसको बाहर से पेंट कर दिए ना, इसको बाहर से हम पेंट कर दिए तो ये क्या हो गया? तो ये अब हो गया अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण को बाहर से पेंट कर देने के बाद ये अवतल दर्पण का निर्माण करता है, ठीक। तो गोलीय दर्पण को जब बाहर से पेंट कर देते हैं तो क्या बन जाता है? ये अवतल दर्पण, ठीक ना। तो अब देखिए, अब इस गोलीय दर्पण है तो इसमें तो प्रकाश आएगा, तो क्या है कि बाहर से इसमें कलर किया हुआ है तो इसमें तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। बाहर से इसमें पेंट कर दिए हैं तो इसमें प्रकाश का परावर्तन होगा। तो प्रकाश का परावर्तन कराने के लिए गोलीय दर्पण को क्या करते हैं? तो बीचों बीच काट देते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए, जैसे कि हम इसको काट दिए, ठीक। तो काट दिए तो अब ये किस भाग में बट गया? ये दो भाग में बट गया ना, एक भाग इधर से इधर और एक भाग इधर से इधर, हो गया ना। कितने भाग में बट गया है गोलीय दर्पण? दो भाग में बट गया। और इसमें क्या क्या है? तो बाहरी सतह को रजतित किया हुआ है, दो भाग में बट गया। और इसका देखिए ये परावर्तक सतह हो गया। तो ये परावर्तक सतह क्या है? तो ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो इसी का कोई भाग ले लेते हैं, ये भाग ले लेते हैं। चलिए, क्या है? इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, तो इस पे जो प्रकाश की किरणें आएगी, दर्पण से टकरा के फिर परावर्तित हो जाएगा, ठीक ना। परावर्तित हो जाएगा, ठीक ना, परावर्तित हो जाएगा। तो वही बोल रहा है से किसी गोलीय दर्पण की बाहरी सतह को रजतित करने से अवतल दर्पण का निर्माण होता है। किसी गोलीय दर्पण को के बाहरी भाग को रजतित करने से अवतल दर्पण का निर्माण होता है। एक डिफिनेशन इसका ये हो गया। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक। तो चलिए, अवतल दर्पण है, देखिए इसमें जो है यह प्रधान अक्ष है। देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें किससे? तो फोकस से होकर गुजर जाता है। देखिए अवतल दर्पण में जो किरण आरेख होता है उसको समझिए। अवतल दर्पण का किरण आरेख देखिए, ये अवतल दर्पण, ये इसका हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C, हो गया। तो प्रधान अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आएगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का क्या हो गया? C हो गया, ये F हो गया, F का मतलब फोकस, ये P हो गया, ठीक, यानी कि ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। तो इसमें जो है ये हो गया प्रधान अक्ष, ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष, ठीक, ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष ये हो गया प्रधान अक्ष। तो इसमें जो है ना, प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएगी, प्रकाश की किरणें, वो दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक ना, फोकस से होकर गुजर जाता है। प्रधान अक्ष से आया और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गया। देखिए ये क्या हुआ? प्रधान अक्ष के समांतर आया और दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए गुजर गया। यहाँ से आया, यहाँ से सीधा डायरेक्ट गया और दर्पण से परावर्तन करके फिर
फोकस से होते हुए गुजरा। क्या क्या? तो प्रधान अक्ष के समांतर गया, ठीक। दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये क्या किया? तो फोकस से होकर गुजर गया, फोकस से होकर गुजर। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। किसमें? तो अवतल दर्पण में। किसमें ये होता है? तो अवतल दर्पण में। चलिए अब इस लाइन को हम मिटा देते हैं। अब अगला देखिए इसका स्टेप क्या है। अगला अगला ये है कि अभी अपना लोग कैसे गुजारे, अभी क्या किए? तो अभी जो है अभी क्या किए? तो अभी प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें को लाए और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजार दिए। क्या अब क्या करेंगे? अब फोकस से लाएंगे। तो चलिए फोकस से लाते हैं और देखते हैं किस होकर गुजरता है। तो जब भी आप फोकस से लाइएगा ना प्रकाश की किरण को अवतल दर्पण पे, तो ये परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाता है। जब फोकस से आप लाइएगा, जब फोकस से आप लाइएगा प्रकाश की किरण को अवतल दर्पण पे, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है कि समांतर हो जाता है, ठीक ना। समांतर हो जाता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा समांतर रहेगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक ना। तो फोकस से आएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाएगा, ठीक ना। फोकस से आएगा तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाएगा, ठीक। और देखिए अब नेक्स्ट क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर लाए, फोकस से गुजार दिए, फोकस से लाए तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजार रहे। अब बच क्या रहा? अब क्या बच रहा है? सी बच रहा है, ठीक ना। सी बच रहा है यानी कि वक्रता केंद्र बच रहा है। तो चलिए इस पे देखते हैं क्या होता है। तो क्या होगा इसमें? सिंपल सा है कि जैसे कि इसको लाइएगा ना, प्रकाश की किरणें को सी से लाइएगा ना, इधर से लाइएगा तो ये वक्रता केंद्र से आएगा, इधर से वक्रता केंद्र से आ रहा है। तो ये परावर्तन के बाद फिर वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगा। क्या करेगा? जब प्रकाश की किरण को आप ऐसे मारिएगा, वक्रता केंद्र से मारिएगा, तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद सिर्फ सीधे वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगा। क्या होगा? तो वक्रता केंद्र से जाएगा और वक्रता केंद्र से ही वापसी ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो क्या क्या पहला क्या था? पहला था कि प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से लौट जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से लौट जाएगा दर्पण से परावर्तन के बाद। और अगर फोकस से आएगा तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाएगा। और अगर वक्रता केंद्र से आ रहा है तो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगा। तो ये तीन आरेख था, ये आपको काम देगा, ये रूल आपको काम देगा कहाँ पे? तो प्रतिबिंब जो पढ़िएगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करते हैं अवतल दर्पण में, तो ये रूल ये जो है आपको वहाँ पे काम देगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है कि अवतल दर्पण की विशेषता देखते हैं। अवतल दर्पण की विशेषता, आखिर अवतल दर्पण की विशेषता क्या क्या है, ठीक ना। तो पहला इसका विशेषता है यह किरण को अभिसारित करता है, यानी कि इसका पहला विशेषता है कि यह किरण को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या करता है? तो किरण को अभिसारित करता है। क्या करता है? किरण को अभिसारित करता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी क्या करता है? किरण को अभिसारित। अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण किरण को अभिसारित करता है, अभिसारित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये क्या है? ये अवतल दर्पण है ना, ये इधर से इसमें कलर किया हुआ है, इधर से कलर किया हुआ है। ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष इसका हो गया, ठीक। ये हो गया इसका P, ये हो गया है F, ये हो गया है C। तो इसमें देखिए पहला नियम क्या है कि प्रधान अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आएगा दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, ठीक। तो यहाँ से ये आया तो दर्पण से परावर्तन के बाद तो फोकस से ही ना गुजरा, ठीक। प्रधान अक्ष के समांतर आया तो क्या हम प्रधान अक्ष के समांतर यहाँ से प्रकाश की किरण ला सकते हैं? और ये भी क्या होगा? तो दर्पण से परावर्तन के बाद तो ये भी फोकस से ही ना गुजरेगा। कैसे गुजरेगा? तो ये भी फोकस से गुजरेगा। तो एक ही यानी कि जहाँ पे भी ये जाएगा रोशनी, जहाँ पे भी जाएगा रोशनी, तो वहाँ पे एक झुंड बना के अटैक करेगा, एक झुंड बना के अटैक करेगा ना, यानी कि सारा किरण मिल के एक ही जगह पे जाएगा ना, सारा किरण क्या होगा? मिल के एक ही जगह पे जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कर रहा है किरण को? अभिसारी का मतलब हुआ एक ही जगह पे एकत्रित करना। अवतल दर्पण क्या करता है? तो सभी किरण को अभिसरित करता है, ठीक है। इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये क्या करता है? किरण को एक जगह एकत्रित करता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक ना। अगला है कि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या है? इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया? निगेटिव, सॉरी, ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? निगेटिव यानी कि माइनस में। अवतल दर्पण की क्या होता है? फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ जो होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि निगेटिव में होता है, ठीक। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक कैसे होता है? देखिए अवतल दर्पण हो गया, ठीक, प्रधान अक्ष हो गया, P हो गया, C हो गया, सॉरी F हो गया, और ये क्या हो गया? C हो गया। तो देखिए
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे कि हो गया ना। देखिए तो ये हो गया ना, इधर इसको आप इधर बढ़ा सकते हैं, इधर मान लीजिए कि एक रेखा और इधर है, मान लिए हम, ठीक ना, है ना, मान लिए। तो इधर क्या होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है ना, ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। यानी कि सीधी सी बात है कि दाएं प्लस बाएं माइनस, दाएं प्लस बाएं माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। फोकस इधर किधर है, बाएं में है ना, दाएं में प्लस है, बाएं में माइनस है, तो फोकस इसका किधर है, तो फोकस इसका बाएं में है, बाएं में है तो बाएं में क्या होता है, बाएं में निगेटिव ही होता है, बाएं में निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, माइनस को ही बोलते हैं ऋणात्मक। तो इसीलिए इसका फोकस दूरी जब भी लेंगे, मान के चलिए 5 ही फोकस दूरी क्यों लेंगे, तो -5 लेंगे किसी भी अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण में, किसी भी में फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं, ठीक ना, फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं। तो क्या होता है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसका फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक ना। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है अवतल दर्पण, तो वस्तु का वास्तविक भी और काल्पनिक भी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब अवतल दर्पण वस्तु का बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो वो कैसे बनाता है देखते हैं। तो जो अवतल दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जैसे कैसे बनाता है, ठीक ना। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। तो आगे पढ़ेंगे कैसे बनाता है। और ये क्या करता है, अगला पॉइंट है कि यह वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, समान आकार का और बड़ा बनाता है। अवतल दर्पण क्या करता है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो छोटा भी बनाता है, और बड़ा भी बनाता है और बराबर आकार का भी बनाता है। ये तीनों टाइप का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु का तीनों टाइप का प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है और बराबर आकार का भी बनाता है। क्या करता है, छोटा, बड़ा और बराबर आकार तीनों टाइप का प्रतिबिंब बनाता है। और दो वास्तविक भी बनाता है, काल्पनिक भी बनाता है। ये 4 पॉइंट देखें हम लोग, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन सुनिए, ठीक। कि ऐसा कौन सा दर्पण है ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का छोटा, बड़ा और बराबर तीनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, ठीक ना। तो ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, इसमें भी क्या होगा, अवतल होगा, ठीक ना। अवतल दर्पण को दूसरा दर्पण क्या कहेंगे, तो अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, समझ चुके हैं, ठीक ना। तो चलिए आप आगे देखते हैं कि अवतल दर्पण का क्या क्या यूज है। तो चलिए अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्या, तो अवतल दर्पण का उपयोग देखने वाले हैं। तो अवतल दर्पण का पहला जो उपयोग होता है, पहला गाड़ी की हेडलाइट में, ठीक ना। तो गाड़ी की हेडलाइट में और टॉर्च में दोनों में ही अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे किया है। देखिए टॉर्च में जो होता है, टॉर्च का जो वो बल्ब होता है कितना बड़ा होता है, इतना सा बड़ा होता है, अंडा की तरह होता है वो, इतना बॉल इतना बड़ा, उसमें उतना क्षमता है उतना रोशनी दे पाएगा वो बॉल। इतना बड़ा जो रहता है वो बॉल अंडा के बराबर रहता है, अंडा के बराबर ये बॉल रहता है, इसमें इतना क्षमता है ये दे पाएगा उतना रोशनी नहीं। इसमें क्या करते हैं, इधर से वो कटोरा मार दीजिए, क्या कीजिए, इधर से कटोरा मार दीजिए, ठीक ना, एक कटोरा मार दीजिए। कटोरा क्या हो गया, चलिए थोड़ा बड़ा लेते हैं। जो टॉर्च का जो ये बल्ब है इसमें उतना थोड़े है पावर से रोशनी देगा, इसमें क्या करेंगे, इधर से कटोरा मार देंगे। ये कटोरा क्या हो गया, तो ये कटोरा हो गया अवतल दर्पण, ठीक ना। अवतल दर्पण इधर से व्यतीत कर दिया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहाँ लगाए कि इधर से जो रोशनी निकलेगा इधर से पड़ेगा इधर जाएगा, इधर से रोशनी निकलेगा इधर से पड़ेगा इधर जाएगा, इधर से निकलेगा इधर जाएगा, यानी कि दूर दूर तक इसको फैलाएगा, ठीक ना। और इसमें 2-4 को बैटरी को जोड़ दीजिए, ठीक। इसमें बैटरी के 2-4 को जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, तो बैटरी के 2-4 को जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो अब ये क्या करेगा, इधर से क्या करता है, तो इधर से एक फाइबर लगा देते हैं ताकि इसको पानी से बचा सके, ठीक ना, और धूल कण से बचा सके। और इधर से इसका बॉडी लगा देते हैं, इसीलिए इधर टॉर्च का जो वो रोशनी बल्ब जो रहता है, टॉर्च का इतना बड़ा बल्ब रहता है, वो अंडा की तरह बल्ब रहता है, वो इतना रोशनी दे पाएगा, वो तो एक डिबिया के बराबर भी रोशनी नहीं दे पाएगा। उसका जो रोशनी देने का रीजन है, असली रीजन है उसका, तो अवतल दर्पण ही है उसका रोशनी देने का असली रीजन, ठीक ना। ऊपर से जो लगाया रहता है, कवर लगाया रहता है, नहीं तो ऐसे क्या करेगा, लेगा उसको बोलेगा ले अंडा सटा दीजिए, ठीक। ऐसे 2-3 को बैटिक सटा दिया, चल ले टॉर्च हो गया, चल, वैसे थोड़े भी होगा। इसीलिए इसका कवर इसमें डालते हैं ऊपर से, उसके बाद फाइबर का ये डालते हैं ताकि इसको सुरक्षा प्रदान हो सके, ठीक ना। तो सेम वही
कॉन्सेप्ट है इसका गाड़ी का हेडलाइट में भी ये रहता है। ये हो गया ये अवतल दर्पण, ठीक ना। अवतल दर्पण हो गया, इसमें एक बल्ब सेट कर दिया और इधर इसको गाड़ी के अंदर में इंजन से जोड़ जाड़ दिया, जिसका उसका जो अपना होता है वो कर देता है। ये अवतल दर्पण है, ठीक ना। इसमें जो पड़ेगा तो क्या करेगा, तो ये रोशनी को फैलाएगा, ठीक ना। अगला है डॉक्टर द्वारा रोगी के आँख, नाक एवं मुंह की जांच के लिए, आँख, नाक एवं मुंह के जांच के लिए। देखिए अवतल दर्पण क्या करता है, तो बड़ा प्रतिबिंब छोटा और बराबर साइज का भिन्न बनाता है। तो इसीलिए डॉक्टर जो है, जो आँख जो देखेगा तो उसको तो बड़ा प्रतिबिंब होना चाहिए। आपका नाक जो देखेगा, गला जो देखेगा, कान जो देखेगा डॉक्टर, दांत जो देखेगा, तो उसमें उसको थोड़ा बड़ा साइज में दिखाना चाहिए ना। इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, काहे कि वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या है, उसके बाद क्या है, तो दाढ़ी या हजामत में, किया तो दाढ़ी या हजामत में, किस चीज़ में, तो अवतल दर्पण के सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। सारा कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।